दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस 2025 जो अभी हाल ही में संपन्न हुई, उसमें पूछे गए इतिहास के लगभग 24-25 प्रश्नों को देखेंगे और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों हमारे पास यहाँ सिंगल एक सोर्स है, एनसीईआरटी बुक, यही हमारी रेफरेंस होगी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस प्रश्न को पढ़िए जिसमें अभिकथन और उसके कारण दिए गए हैं। अभिकथन में कह रहा है कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा। कारण कह रहा है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इसमें लिखा है कि मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। चूँकि मुगल चगताई मुल्क के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, जो कि बिल्कुल गलत थी। मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अभिकथन मेरा सही है और कारण गलत है। तो इस तरह ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। ये तीनों को बताना है कि 1911 में कौन सी घटनाएं हुई थी। दोस्तों यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, कह रहा है कि वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम तथा उनकी महारानी ने भी भाग लिया। दरबार की निम्न प्रमुख घोषणाएं हैं। पहला है, दरबार में भारतीय राजबारों ने भी भाग लिया और ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की। दूसरा है, दिल्ली दरबार के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। एक तो वर्ष 1905 में किए गए बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। दूसरे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तीसरा कह रहा है कि दिल्ली दरबार या साम्राज्यीय दरबार एक राज्याभिषेक समारोह था जिसमें ब्रिटेन के राजा और रानी का राज्याभिषेक होता था। भारत में यह दरबार 1877, 1903 और 1911 में आयोजित किया गया था। 1911 के दिल्ली दरबार के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, जबकि 1903 में कर्जन और 1877 में लिटन था। तो इस तरह 1911 में 2 प्रमुख घटनाएं हुई, जो कि बंगाल का विभाजन रद्द करना ये हुआ, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन ये भी हुआ। लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता ये वर्ष 1916 में घटित हुई थी। तो ऑप्शन 1 और 2 जो 1911 की घटना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में विभिन्न घटनाएं हैं और उनको काल क्रमानुसार सजाना है। पहला है पूना समझौता, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, तीसरा है गांधी इरविन समझौता, चौथा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों यहाँ पे गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी और मार्च 1931 में, और ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते की निम्न शर्तें थीं। पहला, हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी रिहा किए जाएंगे। दूसरा था, उपयोग हेतु नमक बनाने की छूट दी जाएगी। तीसरा था, विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकान पर धरना देने का अधिकार दिया जाएगा तथा आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा। चौथा था, अपहरण की संपत्ति वापस की जाएगी। ये 4 शर्त थे। जबकि महत्वपूर्ण एक बिंदु और है इसमें कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो गए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गई कि प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का आधार संघीय व्यवस्था एवं उत्तरदायित्वपूर्ण शासन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी जी के अनशन के 5 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ और ये हुआ 26 सितंबर 1932 को। किनके प्रयासों के उपरांत? मदन मोहन मालवीय, सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास।
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इस तरह देखेंगे कि पूना समझौता 1932 में हुई और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई और सितंबर के महीने में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में हुई। तत्पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा गांधी जी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 पूना समझौता जो कि अंतिम में होना चाहिए था, यहाँ पे आप बी और डी को देखिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी में देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन ए में है कि 3 पहले हो जाएगा, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति और उसके बाद पूना समझौता, और ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 में शिष्य और सूची 2 में गुरु दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। इनका जन्म रुनकता ग्राम में हुआ था और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीपीएससी 71 में भी पूछा गया था। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। अब आप यहाँ देखिए, कबीर जिनका कालखंड है 1440 से लेकर 1510 ईस्वी के बीच। कबीर का जन्म लहरतारा वाराणसी में एक जगह था, वहाँ हुआ और इनके गुरु का क्या नाम है? रामानंद। दोस्तों अब इस पॉइंट पे नज़र डालेंगे। नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से दिए। नानक ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे तथा उनका सेवक मर्दाना, यानी मर्दाना जो थे वो गुरु नानक के सेवक थे, यानी कि मर्दाना के जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक। रबाब बजाता था। नानक ने सामुदायिक उपासना को प्रचलित किया तथा इसके नियम निर्धारित किए। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, जिसमें कबीर के शिष्य कौन थे? स्वामी रामानंद, अभी हम लोगों ने देखा। सूरदास जी के वल्लभाचार्य, मर्दाना गुरु नानक देव। तो बच जाता है अमीर खुसरो का निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। दोस्तों ये सारे स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी नोट्स से हैं और एनसीईआरटी ही मेन बेस है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वन एंड ओनली एनसीईआरटी। दोस्तों यहाँ पे विभिन्न विद्रोह हैं और उनको भी उनके काल क्रमानुसार के अनुसार सजाना है। पहले कौन सा हुआ फिर उसके बाद कौन सा हुआ, इस क्रम में। फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे पावना विद्रोह जो 1813 में बंगाल के अंदर हुआ था और इसके नेता जो थे ईशान चंद्र राय, शंभुपाल, खुदामुल्ला। वहीं कुका विद्रोह 1872 पंजाब से संबंधित था और इनके नेता बाबा राम सिंह थे। वहीं नील विद्रोह 1859 में बंगाल में हुआ था, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में। दोस्तों पावना विद्रोह कब हुआ? 1873। नील विद्रोह 1859, कुका 1872 और सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 4 पहले होगा, तो यहाँ पे सी और बी ये तो होगा नहीं। 4 पहले होगा, उसके बाद 2, तो 4 के बाद 2 और फिर 3 फिर 1, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जिसमें कि विभिन्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार सजाना है। पहला है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा है द्वितीय एंग्लो फ्रांसिस युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। तो आपको इन चारों युद्धों को उनके काल क्रमानुसार सजाना है। फ्रेंड्स जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 to 69 हुआ था। सेकेंड एंग्लो फ्रांस जिसको हम लोग द्वितीय कर्नाटिक युद्ध के नाम से भी जानते हैं वो हुआ था 1749 to 54। और फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था 1845 to 46। और फर्स्ट एंग्लो अफगान जो युद्ध हुआ था 1839 to 42। 2 1 3 4, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को
सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। फ्रेंड्स, रणथंभौर को उसने 1301 ईस्वी में जीता था। वहीं वारंगल यहाँ आप देखिए 1302 से 1303 ईस्वी में, जैसलमेर को 1299 ईस्वी में और चित्तौड़ को 1303 ईस्वी में उसने जीता था। रणथंभौर को कब जीता था? 1301 ईस्वी में, जैसलमेर 1299, वारंगल 1302 से 1303 ईस्वी में, चित्तौड़ को 1303 ईस्वी में। इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित है। सूची 2 उनके महत्वपूर्ण योगदान या कार्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत ये इनका पॉपुलर था, और लॉर्ड कर्जन जो हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन से ये संबंधित थे 1905, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 सती प्रथा से, और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त से ये संबंधित है। तो इस तरह ऑप्शन हमारा बन जाएगा 1 का 4 और 2 का 3। 1 का 4, 2 का 3, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, फिर से हमें कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। पता नहीं कितने क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन और वेबल योजना। दोस्तों, ज़रा इस पॉइंट पे आप गौर करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि वेबल प्रस्ताव विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को बराबरी का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना ने भाग लिया था। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, खास करके कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। तो आपको पता है कि वेबल प्रस्ताव 1945 में लाया गया था, और इसी प्रस्ताव पे विचार विमर्श करने हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन 25 जून 1945 को किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में, शिमला सम्मेलन और वेबल योजना अभी आप लोगों को बताया था कि 1945 में वेबल योजना लाया गया, जिसके विचार विमर्श हेतु शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस तरह हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? 1, 4, 3, 2। 1, 4, 3, 2 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें कि कहा गया है कि कालिदास के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मेघदूत, रघुवंशम, ये रचनाएं कालिदास जी के हैं, और जबकि श्रृंगार शतक ये भर्तृहरि उनके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 सम्राट से संबंधित है, जबकि सूची 2 शहर जहां सम्राट का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों, हम लोग को पता है कि बाबर को उनके इच्छानुसार पहले जो आगरा के चारबाग में दफनाया गया था, तो उनको उनकी इच्छानुसार शेरशाह सूरी के समय में बाबर को काबुल में दफनाया गया था। और हुमायूं का पता है कि हुमायूं ने एक यमुना नदी के किनारे दिन पनाह नामक एक नगर को बसाया था, और जहां उसकी मृत्यु शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय थी, उसके अंदर सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई। तो ए का 4, बी का 3। जहांगीर की मृत्यु लाहौर में होती है, और वहीं उसका कब्रगाह है, मकबरा है। और शाहजहां, जहां औरंगजेब ने उनको कैद कर रखा तो वहीं उनकी मृत्यु होती है, वहीं उनका मकबरा भी है। तो ऑप्शन बन जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है?
पहला कथन है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा है मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। इनमें से सही उत्तर को चुनना है कि कौन सा कोट सही दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ पाओगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 48 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। इसमें आप यहाँ पढ़ोगे कि 1748 ईस्वी के एक्सला चैपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटा दिया। तो अभी आपने पढ़ा कि एक्सला चैपल 1748 की संधि में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। वहीं मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये भी कथन सही है। इस तरह हमारा 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों फिर से एक बार काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन में 4 संतों को दिया गया है और उनको उनके काल के अनुसार सजाना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मैप लगा रखा है जिनमें कि विभिन्न जगहों पर जो भी भक्ति आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उनको उनके काल के अनुसार दिखाया गया है। मैं क्या करता हूँ कि जो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे दिया गया इनके भी टाइमलाइन में लिख लेता हूँ। तो पहले ऑप्शन में गुरु नानक जी हैं जो जिनका कालखंड 1469 से लेकर 1539 ईस्वी के बीच है। वहीं चैतन्य महाप्रभु जी का 1486 से 1533 ईस्वी के बीच। नामदेव जी ये महाराष्ट्र के संत थे और इनका कालखंड 13 से 14वीं शताब्दी के बीच था। वहीं कबीर 1440 से लेकर 1510। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या बनेगा कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगेन हमारे पास फिर से काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। ये विभिन्न युद्ध हैं और उनको उनके काल के अनुसार सजाना है। ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, दोराह का युद्ध, शमुगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे हुमायूं के विजय अभियान, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे दोराह अभियान के बारे में दिया गया है जो 1532 ईस्वी में हुमायूं ने दोराह नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाली अफगान सेना जिसका नेतृत्व करता महमूद खिलजी था को गोमती नदी के तट पर परास्त कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर पर अधिकार स्थापित कर लिया था। यानी दोराह का जो युद्ध हुआ था वो 1532 में हुमायूं और किसके बीच, अफगान शासक महमूद खिलजी के बीच हुआ था 1532 ईस्वी में। वहीं आप यहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध जो 29 मई 1658 में लड़ा गया था और यह युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनवाकर उसकी हत्या करा दी थी। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 1658 ईस्वी में। और बाकी ऑप्शन तो पता ही है आपको कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, दोराह अभी हम लोगों ने पढ़ा 1532, शमुगढ़ 1658 ईस्वी में। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, 2413 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगेन सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 लेखक के बारे में है, सूची 2 ग्रंथ यानी जो लेखक है उनसे संबंधित है। तो मैच कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये बहुत सिंपल था। कथा सरित सागर सोमदेव जी के द्वारा लिखा गया था। वहीं बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। कथा सरित सागर सोमदेव, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। अब आप गीत गोविंद के रचनाकार हैं। वहीं अभी हम लोगों ने पढ़ा सोमेंद्र, कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी। और ऑप्शन 1 बचता है त्रिविक्रम भट्ट जो कि नल चंपू के रचनाकार थे। यानी 3 आपको आ रहा है तो 1 नहीं भी आ रहा है तो आराम से इसको कर ले जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश राज्य स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि राखी गढ़ी, हम लोग को पता है कि राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा से संबंधित है। बाकी ऑप्शन बचता है 1 और 3 यानी कि मंडी और हुलास। तो दोस्तों ये मंडी और हुलास जो है वर्ष 2000 में खोजा गया था और यहाँ पे उस सिंधु सभ्यता के ढेर सारे आभूषणों की खोज हुई थी। तो ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखिए, जिसमें दो कथन हैं। पहला कथन है, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें। कारण था, जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थे। चार ऑप्शन। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट पुनः उसी बुक का है, एनसीईआरटी नोट्स का। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि यह व्यवस्था जागीरदारी प्रणाली कहलाती थी। यह प्रणाली वंशानुगत नहीं होती थी, यानी कि सीधे राज्य के नियंत्रण में होती थी। अकबर के काल में संपूर्ण राजस्व भूमि को दो भागों में बांटा गया था। खालिस भूमि यानी कि प्राप्त राजस्व शाही खजाने में, जागीर भूमि जागीरदारों के लिए मुगल से संबंधित है। और कारण जो बोल रहा है कि जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि यह व्यवस्था जागीरदारी प्रणाली कहलाती थी। यह प्रणाली वंशानुगत नहीं थी, यानी सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। तो इस तरह कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत है, किंतु आर सही है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से सीधे सीधे कैसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, जिसमें कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 की सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। ऑप्शन है काठमांडू, शिमला, रानीखेत, नैनीताल। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सुगौली की संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल अंग्रेजों के अधिकार में आ गए तथा गोरखों ने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। यानी कि अंग्रेजों के अधिकार में कौन कौन से क्षेत्र है? कुमायूं, शिमला, रानीखेत। जबकि वही काठमांडू जो था, वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार किया गया। तो उम्मीद है आप लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी किस तरह वैल्यूएबल है इन सब क्वेश्चन को करने के लिए। जहाँ 90% लोग छोड़ देंगे, वहीं जो एनसीईआरटी कवर करेंगे वो आराम से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि काठमांडू में तो रेजिडेंट खोलने के लिए ये किया गया था, स्वीकार किया गया था, जबकि शिमला, रानीखेत और नैनीताल यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया, जहाँ की कंपनी द्वारा वो क्षेत्र प्राप्त की गई थी। दोस्तों अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सूची 1 शासक से संबंधित है, जबकि सूची 2 उनके राजवंश से। यहाँ पे सबसे इजी है राजराज प्रथम, जो कि चोल राजवंश से संबंधित थे। वहीं महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये सब पल्लव थे। कंडुगोन पांड्य थे, जबकि अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट थे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट से संबंधित है, लेकिन फिर भी मैंने इसको हिस्ट्री में इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्लास 12 एनसीईआरटी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में मिल जाता है, जो कि अपिको आंदोलन किससे से संबंधित है? 1973 में जो चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड के अंदर। तो अपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी कर्नाटक के अंदर ये आंदोलन चलाया गया था वनों की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों फिर से एक बार काल क्रमानुसार हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और उसके सारे समय को मैंने टाइमलाइन को लिख दिया है। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण 1856 में, इल्बर्ट विल 1873, नील विद्रोह 1859, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और इस तरह 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन। दोस्तों आप इस पॉइंट को पढ़िए, जहाँ कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे, जिसमें कि कह रहा है कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्तूर शंकरन नायर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों फिर से कालक्रमानुसार क्रम में सजाना है। मैंने पहले ही समय बचाने के लिए लिख दिया है। इन सब क्वेश्चनों का रेफरेंस आपको एनसीईआरटी
और भी जितने भी बुक हैं सब में मिल जाता है ईजिली। जो क्वेश्चन इसमें काफ़ी टफ बनाए गए थे उसको ईजिली एनसीईआरटी में आप कवर कर पाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप ईजिली सही कर लेंगे। इनको इनके कालक्रमानुसार सजाना है। मैंने पहले ही लिख दिया है 1720 से 1740 बाजीराव फर्स्ट, 1740 से 1761 बालाजी बाजीराव, 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ, 1761 से 72 माधवराव फर्स्ट। तो इस तरह ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमने ये पहले ही कर रखा है तो ये रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन हम लोग कर ही लेते हैं कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन सी स्टेटमेंट ए सही है जबकि आर गलत है। तो दोस्तों इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे का बेस एनसीईआरटी है। विदाउट एनसीईआरटी आप कर तो लेंगे, लेकिन जहाँ पे हमें लीड लेना है जिस 2-4 क्वेश्चन में, वहाँ पे आप स्ट्रगल करेंगे। तो जब एनसीईआरटी को कवर करेंगे तो आप इजीली वैसे टफ क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और कोई सजेशंस हो, कोई सुझाव हो तो बिल्कुल दें। जय हिंद।